हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर लूप इज ट्विस्टेड टू फॉर्म टू लूप्स ऑफ एरिया ए एंड 2a एज शोन इन द फिगर। देखिए एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है। जैसे आप कॉपर वायर खरीदने जाते हैं तो प्लास्टिक कोटेड मिलता है, तो वही लिखा है इंसुलेटेड कॉपर वायर इज ट्विस्टेड टू फॉर्म टू लूप्स ऑफ एरिया। इसी को ट्विस्ट करके 8 का शेप बना दिया, डायग्राम में यहाँ दिख रहा है। अब दो लूप बनेगा 8 के शेप में, एक का एरिया ए है, एक का एरिया 2a है। एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर्स रिमेन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जहां क्रॉस कर रहा है, फिगर में दिख रहा है कि एक दूसरे को टच किया है, लेकिन एक दूसरे से इंसुलेटिंग होने की वजह से एक दूसरे के करंट को इंटरफेयर नहीं करेगा। द इंटायर लूप लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। पूरा का पूरा लूप जो है इसी पेज पर लाई कर रहा है, इस डायग्राम के पेज पर ही, मतलब एक प्लेन में लाई कर रहा है और वो प्लेन हमारे सामने है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रॉस से डायरेक्शन दिखाया गया, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हम लोगों से दूर जा रहा है। और प्लेन के बारे में बोल सकते हैं इनवर्ड, इनसाइड द प्लेन। At t equal to 0, the loop starts rotating about common diameter as axis with a constant angular velocity omega. t equal to 0 पर ये लूप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना शुरू करता है, घूमना शुरू कर देता है इस कॉमन डायमीटर के अबाउट। डायमीटर भी दिखाया है यहाँ डॉटेड लाइन से। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए इस केस में हम लोगों को फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना होगा, तभी हम लोग इन ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर ऑप्शन में देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स के चेंज का रेट ही ईएमएफ इंड्यूस होता है फैराडे के अनुसार, फैराडे लॉ में। नेट ईएमएफ इंड्यूस, फिर से ईएमएफ, हम लोगों को फ्लक्स और ईएमएफ लिखना ही होगा। अब फ्लक्स का वैल्यू आप लोग जानते हैं, फाई इक्वल्स इंटेग्रल बी डॉट डी एस। यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो बी और डी एस के बीच का एंगल आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये में पढ़े भी होंगे आप लोग, रोटेटिंग लूप के केस में फ्लक्स लिखते समय चूंकि एंगल अगर एक्यूट हो जाएगा तो फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा, और एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग फ्लक्स लिखते समय, किस केस में, रोटेटिंग लूप के केस में, कि लूप के सरफेस या लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट ले लीजिए। कॉस थीटा तो आएगा ही ना, तो बी हमारा किधर है, प्लेन के इनसाइड है, और ये लूप मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है। तो जब ये लूप रोटेट करके इस पोजीशन में आएगा तो बी है हमारा इधर, इसका इधर कंपोनेंट ले लीजिए सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर वाले लूप से हम लोग फ्लक्स φ1 लिख लें तो φ1 इक्वल लिख सकते हैं, बी का कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस थीटा, और टी इक्वल टू 0 पर रोटेट करना शुरू किया, टी टाइम पर हम फ्लक्स लिख रहे हैं, तो टी टाइम में ओमेगा के कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से लूप कितना एंगल घूमेगा, ओमेगा टी, तो बी कॉस ओमेगा टी। और ऊपर वाले लूप का एरिया दिया है ए, यही फ्लक्स हो गया। और नीचे वाले लूप से अगर फ्लक्स लिखे तो φ2 इक्वल्स लिख सकते हैं बी इंटू 2a इंटू कॉस ओमेगा टी। एंगल तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, दोनों लूप के लिए, क्योंकि कॉमन डायमीटर के अबाउट सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। अब ये दोनों फ्लक्स हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए इस सिचुएशन को। अभी जो है आपका, अभी ये सिचुएशन है, मतलब एरिया और बी के बीच का एंगल या तो एक्यूट अगर हम लोग ले तो 0 डिग्री, ऑब्ट्यूज ले तो 180 डिग्री। अब अगर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड देखें तो इस पोजीशन में फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट नहीं मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि बी यूनिफॉर्म है, बी कांस्टेंट है, बी चेंज कर नहीं रहा है, और इसी पोजीशन में एरिया आपका मैक्सिमम आएगा। तो या तो प्लस या तो माइनस, अभी प्लस माइनस पर नहीं जा रहे हैं, या तो पॉजिटिव एंगल 0 डिग्री तो cos 0 1 और cos 180 -1, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जब ये लूप यहाँ से रोटेट करते हुए इस पोजीशन में आएगा तब देखिए एरिया या तो इधर आएगा या तो इस साइड जाएगा। अब बी के साथ एरिया का एंगल इधर है तब भी, इधर है तब भी, एरिया का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो फ्लक्स हो गया आपका 0। मतलब इस रोटेशन के प्रोसेस में आपका फ्लक्स हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग फ्लक्स है। अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है लेंज लॉ के अनुसार वो अपने कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। तो चूंकि इस केस में फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो करंट और ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ताकि फ्लक्स को इंक्रीज किया जा सके। अब बी को तो बी एक्सटर्नल बी कांस्टेंट दिया हुआ है, ये चेंज करेगा नहीं, और कोई एक्सटर्नल एजेंट लूप को रोटेट भी कर रहा है तो एरिया तो घटते जाएगा बी के अलोंग, बी के पैरेलल, बी का एरिया का जो कंपोनेंट होगा या बी का जो कंपोनेंट आएगा वो तो घटेगा ही।
क्योंकि थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा डिक्रीजिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फ्लक्स आपका डिक्रीजिंग है, तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ कर सकते हैं, ताकि बी को सपोर्ट करे, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फ्लक्स है और ये इंक्रीज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। इसके लिए करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा ताकि बी को सपोर्ट किया जा सके। तो बी को सपोर्ट किया जा सके तभी पॉसिबल है जब करंट हमारा क्लॉकवाइज हो। और क्लॉकवाइज करंट के लिए देखिए जो ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो ऊपर वाले लूप में E1 लिख देते हैं इस डायरेक्शन में, और नीचे वाले लूप में E2 लिख देते हैं इस डायरेक्शन में। यही आपका इसी डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी करंट जो फ्लो करेगा क्लॉकवाइज वो इस बी को सपोर्ट करेगा। या तो बी सपोर्ट करे इंड्यूस्ड करंट के कारण जो बी आया, या बी का कंपोनेंट सपोर्ट करे, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशन में ईएमएफ के इसी डायरेक्शन में ही बी को सपोर्ट किया जा सकता है। तो अब हम लोग अगर ईएमएफ निकाल लें E1, तो देखिए E1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -d∅1/dt इक्वल्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो बी ए, माइनस साइन तो रहेगा ही, बी ए और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ओमेगा फिर से बाहर आएगा, तो बी ए ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन ओमेगा टी। मतलब E1 का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो ये आ गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से सिमिलर फ्लक्स है, ये सिर्फ एक जगह पर 2a हो गया था φ2 नीचे वाले लूप से, तो अगर इस नीचे वाले लूप में ईएमएफ का वैल्यू लिखें तो E2 इक्वल्स आ जाएगा 2ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जरा देखिए कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा। अगर हम लोग E2 चूंकि ज़्यादा है, यहाँ E2 डबल है E1 के, तो इसके चूंकि ये बैटरी ज़्यादा ईएमएफ का है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग करंट ड्रॉ करें तो यहाँ से करंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो भी करंट आए, और ये करंट चूंकि यहाँ इंटरफेयर नहीं कर रहा है जंक्शन पर एक दूसरे को, तो ये करंट सीधा यहाँ से इस लूप में आएगा, और ये करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करते हुए आपका इस लूप में इधर आ जाएगा। यही आपका करंट का डायरेक्शन होगा इस 8 शेप के लूप में, करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। अब अगर करंट के डायरेक्शन में हम लोग इस पूरे लूप में, पूरे वायर में नेट ईएमएफ निकालने का कोशिश करें तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, -E2 को नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो -E2 और E1 के लिए पॉजिटिव टर्मिनल मिल गया, मतलब +E1। मतलब दोनों ईएमएफ जो है करंट के डायरेक्शन में वो एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो हम लोग नेट ईएमएफ अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं mod E2 - E1 या mod E1 - E2। अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें और मॉड ले लें तो 2ba ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस ba ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये नेट ईएमएफ आ गया आपका ba ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही आपका ईएमएफ है, और यहाँ आपका फ्लक्स है φ1 और φ2 दोनों लूप से। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स is maximum when plane of loops is perpendicular to plane of paper। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के चेंज का रेट यही तो है, फ्लक्स के चेंज का रेट जो ईएमएफ निकाले हैं, मैग्नीट्यूड अगर ले ले मॉड, तो यही बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 कब होगा, जब एंगल ओमेगा टी 90 डिग्री होगा। ओमेगा टी 90 डिग्री का मतलब कि लूप यहाँ से घूमते हुए परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री तभी आएगा। तो इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अगर ये लूप हो गया तभी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब ईएमएफ मैक्सिमम आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ लूप रोटेट करके 90 डिग्री पर आ जाए, तभी एंगल 90 डिग्री वहां रखेंगे, साइन 91 बी ओमेगा आ जाएगा। प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स, नेट ईएमएफ ही यहाँ निकाले हैं हम लोग, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कह रहा है कॉस ओमेगा टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हमारा आया है साइन ओमेगा टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू लूप्स। अब देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सामने लिखे हैं हम लोग वैल्यू, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, ना कि दोनों एरिया का सम। दोनों एरिया का सम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3a,
लेकिन ये ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना 2A ना 3A। तो ये ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ टू लूप, नहीं। अगर ये बोलता कि डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ टू लूप्स, तब हम लोग सही मान सकते थे, क्योंकि नेट ईएमएफ E2 माइनस E1 आया, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A माइनस ए ही करेंगे, बाकी बी ओमेगा साइन ओमेगा टी तो कॉमन आ जाएगा। तो खैर सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैक्सिमम वैल्यू बी ए ओमेगा, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड का मैक्सिमम वैल्यू बी ए ओमेगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स, दोनों लूप के कारण, इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए स्मॉलर लूप एलोन। स्मॉलर लूप का देखिए ये E1 आया है, अगर E1 का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग यहीं से लिख लें तो ये क्या हो गया, बी ए ओमेगा, ये भी बी ए ओमेगा, ये भी बी ओमेगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है कि लूप में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका मैक्सिमम वैल्यू और जो स्मॉलर लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों सेम है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। मतलब दो ऑप्शन सही है, ए और डी, और बी सी गलत है, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।